हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोगों को परेशान करने के लिए बच्चे नहीं हैं, मोहल्ले के बच्चे ऐसे परेशान करते रहते थे। आपको बैकग्राउंड में नॉइस आती होगी। आज हम लोगों को बारिश परेशान कर रही है। बारिश काफ़ी तेज़ी से हो रही है। आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी धीमी धीमी, मध्यम मध्यम, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो आज पढ़ेंगे। और मेहनत करती हूँ, काफ़ी गर्मी में मुझे ये रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो अगर आप मेरी मेहनत अगर यहाँ काम आती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। अच्छे से पढ़िए और पास करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोर्स 507 एंड यूनिट 10, विद्यालय का प्रबंधन, स्कूल का मैनेजमेंट हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चैप्टर का नाम है। अब सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन है। तो प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें सहयोगी समूह विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्रियाएं निर्देशित करते हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो संस्था के जो लोग हैं, संस्था के लोग, कर्मचारी या फिर उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं, वो सब मिल करके संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त, उनके जो गोल हैं उनको अचीव करने के लिए क्रियाएं करते हैं, ठीक है। अब हेरोल्ड कुंज कुछ डेफिनेशन है, उनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। हेरोल्ड ने डेफिनेशन दी है कि मैनेजमेंट एक आर्ट, एक कला है, कह सकते हो, इज़ अ आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। यानी कि ये एक कला है जिसमें लोगों के द्वारा लोगों को साथ में लेकर के फॉर्मली ऑर्गेनाइज, संगठित रूप में काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हेरोल्ड है और मैरी पाकर हैं, इन दोनों की डेफिनेशन काफ़ी हद तक सेम है, बट इन्होंने बता दिया है, हेरोल्ड ने बता दिया है कि ऑर्गेनाइज ग्रुप में, और जबकि मैरी पाकर ने कहा है कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। ये काम करने की पूरी एक प्रक्रिया होती है लोगों के द्वारा, ठीक है। अब आता है हेनरी फेयोल ने क्या कहा है। हेनरी फेयोल ने कहा है कि भैया प्रबंधन का अर्थ है फोरकास्ट करना, भविष्यवाणी करना, योजना बनाना, संगठित करना, कमांड करना, समन्वय, नियंत्रण करना, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी। इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेनरी फेयोल ने क्या कहा है कि द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट इज़ टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट, टू कंट्रोल एंड इवेल्युएट ऑल्सो, ठीक है। ये सारे जो मैंने अभी प्रोसेस बोले हैं आपको कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे कार्य हैं प्रबंधन के, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि 5M ऑफ मैनेजमेंट का 5M क्या होते हैं, 5 Ms ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला है मैन पावर, सेकेंड वन इज़ मटीरियल, मशीनरी एंड मेथड एंड मनी। इनको लाइन से याद करते हैं। मैन पावर में सिर्फ मैन ही नहीं आएंगे, वुमेन भी आएंगी। तो मैन पावर जिसमें लोग आ जाएंगे, मटीरियल, मशीनरी, मेथड एंड मनी, ठीक है। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन आते हैं कि प्रबंधन की प्रकृति कैसी होती है, कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं सारे आपको याद कर लेने, क्योंकि इन्हीं में से ऑप्शन में उठ के आ जाएगा। तो प्रबंधन का जो नेचर, कोई भी मैनेजमेंट है उसका नेचर ऐसा होता है कि वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, कि लक्ष्य केंद्रित होना चाहिए। उसका कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। ऑब्वियसली वो जिस संस्था के लिए मैनेजमेंट हो रहा है उस संस्था का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है जिसकी प्राप्ति के लिए वो कार्य किए जाएंगे। यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है, हर जगह होगा, ठीक है। इंटीग्रेटेड होता है, समेकित होता है, सोशल प्रोसेस है, सामाजिक प्रक्रिया है, एक्टिविटी बेस्ड है और ग्रुप एक्टिविटीज़ में होती है। आर्ट एज वेल एज साइंस को भी इन्वॉल्व किया जाता है। लगातार होती है, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, इंटेंजिबल है, अमूर्त है, इसको छू नहीं सकते हो, मल्टी डिसिप्लिनरी है यानी कि बहुविषयक है, एंड क्रिएटिव है और रचनात्मक है, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, मैनेजमेंट का नेचर है। गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, सोशल प्रोसेस, एक्टिविटी बेस्ड, ग्रुप एक्टिविटी, आर्ट एज वेल एज साइंस, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस, मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटेंजिबल एंड क्रिएटिव। ये जो मैंने बताया प्रबंधन के नेचर, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक जैसे मैंने 2 बार पढ़ लिया तो मुझे माइंड में ये चीज़ रहेगा कि हाँ ये ऑप्शन में आएगा, तो आप टिक कर दोगे। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, और बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो कोर ऑफ मैनेजमेंट में जो प्रबंधन का मूल है,
पूरा एक बेस कह सकते हो, वो क्या होता है, डिसीजन मेकिंग है। हमने अभी बहुत सारे इसके कार्य पढ़े हैं, जैसे प्लानिंग पढ़ा और बजट पढ़ा, या जो मैंने भी नाम बताया, अभी डिटेल में तो हम जानेंगे। प्लानिंग बताया था, कोऑर्डिनेटिंग बताया था, कंट्रोलिंग बताया था। तो ये सब नाम तो जाने थे, लेकिन उसमें एक निर्णय लेना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है प्रबंधन का। तो ये इसका बेस होता है पूरा, आप कह सकते हो कोर है मैनेजमेंट का, ये लाइन याद रखिएगा। एंड द की एस्पेक्ट, इसका जो मुख्य क्षेत्र जो होता है जहाँ पे प्रबंधन होता है, वो संसाधन और उद्देश्य होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, जैसे मैनेजमेंट में इस चीज़ पे विशेष ध्यान दिया जाता है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं या उपलब्ध रिसोर्सेज हैं, उनकी तो पहचान की जा सके पहली बात तो, उसके अलावा उनका भरपूर यूज़ किया जा सके, मतलब प्रॉपर यूज़ किया जा सके। ठीक, तो यहाँ पे संसाधन के बारे में मैंने बताया भी था कि संसाधन 3 टाइप के होते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, पिछली वाली क्लास में बताया था कि भौतिक है, दूसरा मानवीय है और तीसरा वित्तीय है। भौतिक में फिजिकल आ जाएगा, फिजिकल क्या कहते हैं, रिसोर्सेज, एंड मानवीय में ह्यूमन वगैरह आ जाएंगे, और वित्तीय में पैसा आ जाएगा। भौतिक में मतलब सामान वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये आपके संसाधन भौतिक हो जाएंगे, मानवीय में इंसान आ जाएंगे, एंड वित्तीय में पैसा आ जाएगा। तो मैं बता रही थी कि मैनेजमेंट का जो मुख्य क्षेत्र होता है वो 2 होते हैं, मतलब संसाधन एंड उद्देश्य पे ध्यान दिया जाता है। संसाधन के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। इसको यहाँ शॉर्टकट में समझाया भी गया है कि मैनेजमेंट का अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। निर्णय लेना बेस होता है, एकदम कोर होता है। संसाधन है यहाँ पे, ये 3 टाइप के हैं, उससे उद्देश्य की प्राप्ति की जाएगी। अगर आप सही डिसीजन लोगे तो आपके पास जो संसाधन है उनका यूज़ करके आप उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हो। यही मैनेजमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हम जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैंने डिटेल में नहीं लिखा, लेकिन हम लोग समझेंगे इस वीडियो में, प्रबंधन के तत्व। ठीक है, अगर आपको कहीं लगता है कि मैं थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ तो आप प्लेबैक स्पीड स्लो कर लिया करें। ठीक है, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे प्रबंधन के तत्व के बारे में, कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट। इनमें सबसे पहला जो मैनेजमेंट का पहला तत्व आता है वो आता है परिस्थितिक विश्लेषण। आपके पास कोई सिचुएशन है, जैसे स्कूल है, स्कूल में कोई सिचुएशन आती है जिसमें कोई समस्या है, या फिर आपने कोई सिचुएशन देखी, तो उसका आप एनालिसिस करोगे। ठीक है, अब ये एनालिसिस होता क्या है, क्यों ज़रूरी है, तो इस एनालिसिस में, ये मूल्यांकन में जो इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है उसमें हेल्पफुल होता है। तो ये एनालिसिस किया कैसे जाएगा, ये एनालिसिस किया जाता है बहुत सारी विधियों के द्वारा। जैसे आप निरीक्षण कर सकते हो, संवाद कर सकते हो, ये सबसे बेस्ट विधि होती है कि आप बातचीत करके पता लगाओ कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। उसके अलावा चर्चा कर सकते हो, साक्षात्कार कर सकते हो। तो ये सारी विधियाँ होती हैं विश्लेषण करने के लिए। ठीक है, दूसरा जो होता है फर्स्ट, अच्छा एक और चीज़, ये फर्स्ट स्टेप याद रखिएगा, हो सकता है ऐसे आ जाए कि अरेंज दिस इन प्रॉपर स्टेप, तो पहले सिचुएशन एनालिसिस ही आएगा। सेकेंड होता है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। तो आपके पास जो विद्यालय के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप क्या बनाओगे, स्ट्रेटेजी बनाओगे। अब उस स्ट्रेटेजी का विकास करोगे प्रॉपर तरीके से कि हाँ ये चीज़ें हमको करनी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव, विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब स्ट्रेटेजी तो बन गई, तो अब क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको लागू करेंगे, लेकिन उसको मतलब प्रैक्टिकली उसको करना। अभी तक तो आपने एक या माइंड में ऐसे क्रिएट किया होगा, लेकिन उसको अब प्रैक्टिकली उसको लागू कर देना, प्रैक्टिकल रूप दे देना। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में ये ध्यान देने वाली बात होती है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी को पहले लागू करते हैं, गंभीरता के अकॉर्डिंग। जैसे जो आपकी सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपने स्ट्रैटेजी बनाई थी ये चीज़ें करनी है, तो हमको पता है कि ये इसको पहले करना है, तो हम प्रायोरिटी सेट करेंगे कि मुद्दे की गंभीरता के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रैटेजी को प्राथमिकता देंगे। एंड द लास्ट वन इज़ प्रविधियों का मूल्यांकन। अब हमने स्ट्रेटेजी जो लागू कर दी है, अब उसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन में क्या होता है, हम देखेंगे कि उसने मतलब सही समय में जो उद्देश्य की प्राप्ति कर पाया है कि नहीं कर पाया स्ट्रेटेजी लागू होने पे, मतलब वो जो हमको चाहिए था वो एक्चुअली हो पाया है नहीं हो पाया, क्या कार्य निर्धारित समय के अंतर्गत हुआ है कि नहीं हुआ, ढंग से हुआ है या पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम इवैल्यूएशन में देख लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। पहले हम क्या करते हैं, सिचुएशन एनालिसिस करेंगे, देन से स्ट्रेटेजी बनाएंगे, देन हम लोग स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड द लास्ट वन इज़ स्ट्रेटेजी को इवैल्यूएट करेंगे। अब यहाँ से शुरू होता है इस चैप्टर का मेन जो पढ़ना है हम लोगों को, मैनेजमेंट के कार्य क्या है या नियम क्या है। तो सबसे पहले आता है नियोजन। नियोजन में क्या होता है, नियोजन में 5 प्रश्नों पे ध्यान दिया जाता है, क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे।
ठीक है। तो करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में प्लानिंग में ध्यान दी जाती है। तो प्लानिंग के स्टेप्स कौन कौन से हैं? प्लानिंग के स्टेप्स में आ जाता है, पहले उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप की जब मैं बात करती हूँ ना, तो फिर सीक्वेंस में याद रखने की कोशिश करिएगा। अगर उन्होंने सीक्वेंस अरेंज करने को दे दिया तो फिर थोड़ा सा वो गलती हो जाती है। तो इसीलिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि स्टेप को ढंग से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। चलिए, प्लानिंग में क्या करते हैं कि प्लानिंग में सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्टिव है उसका निर्धारण करते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव है। फिर संसाधनों की, रिसोर्सेज की पहचान करेंगे कि हाँ इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इन रिसोर्सेज की आवश्यकता लगेगी। भविष्य के कारणों की उद्घोषणा करते हैं, जिसमें जो फ्यूचर में होने वाली काम है उनको हम लोग उद्घोषणा करते हैं। नीति, नियम, प्रविधि आदि की रचना करते हैं। जो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, जो रूल्स बनाने हैं, उनकी रचना की जाती है। प्लानिंग मतलब पूरा आप सोचो ना कि आपको संस्था में कोई काम करना है तो उसके लिए आप पहले प्लानिंग करोगे ना, ताकि आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सको। तो ये प्लानिंग हो जाता है। यहाँ पे कार्य योजना, बजट आदि का निर्माण करना, ये सारा आपका प्लानिंग में आ जाता है। सेकेंड आ जाता है कि मैनेजमेंट में बजट बनाना भी एक कार्य होता है। तो बजट में पूरा कोई काम करना है तो उसके लिए खर्चा पानी लगता है। अब वो खर्चा पानी के लिए आप अरेंज करोगे, पहले से ही बजट बनाओगे कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो इसमें कुछ समझने वाला था नहीं, इसीलिए मैंने लिखा नहीं। अब आता है कि थर्ड वाला जो आता है इसका कार्य, वो होता है ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। मैनेजमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ऑर्गेनाइज़ करना। ऑर्गेनाइज़ क्या करोगे? गतिविधियों की पहचान करोगे कि हमें मैनेजमेंट के लिए जो उद्देश्यों की लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, विद्यालय के लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए कौन कौन सी एक्टिविटी लगेंगी उनकी पहचान करोगे। फिर जो एक जैसी एक्टिविटी है उनका समूहन करोगे, उसको ग्रुप में कर दोगे कि हाँ ये सिमिलर एक्टिविटीज़ हैं, उनको ग्रुप में कर लेंगे। फिर आप जो क्या कर सकते हो कि इसमें जो उपयुक्त व्यक्ति है उसको चुनोगे कि हाँ हर किसी को हर काम नहीं दिया जा सकता। हमको पता है कि ये इंसान एक्टिव है तो उसको थोड़ा सा ये काम दें, ये इंसान थोड़ा सा लेज़ी है तो उसको थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग कार्य दें। हम इंसान क्या हुए हैं? व्यक्ति सबसे मूल्यवान संसाधन है। कल वाली लाइन में था भी, कल वाली नोट्स में था भी कि व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें व्यक्तियों का भरपूर यूज़ करना है उनकी क्षमता के अनुसार। तो उपयुक्त व्यक्तियों के कार्यों को सौंपना, उनको अधिकार प्रोवाइड करना, परिणाम हेतु जिम्मेदारियां निश्चित करना, ये सारे चरण हो जाते हैं संगठित ऑर्गेनाइज करने की। क्या करते हैं आप? गतिविधियों की पहचान करते हो, फिर सिमिलर गतिविधि को समूहन कर देते हो, लोगों को कार्य सौंपते हो, उनको अधिकार देते हो, उनको जिम्मेदारियां देते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर उनसे परिणाम लेने के लिए अपेक्षित होते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है, कोई ना कोई परेशान करता ही करता है, आज बादल कर रहे हैं। चलिए, निर्देशन, डायरेक्टिंग क्या है? इसमें क्या होता है कि इंटरपर्सनल एस्पेक्ट होता है, अंतर व्यक्ति एस्पेक्ट है, पहलू है, जिसमें अब डायरेक्टिंग, जैसे अगर मैनेजमेंट में एज ए प्रबंधक अगर मुझे कहा जाएगा तो मैं कैसे मैनेज करूँगी, मैं कैसे डायरेक्ट करूँगी? मैं गाइड कर सकती हूँ, मैं उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ, जो हमारी संस्था में काम करने वाले लोग हैं मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से तो डायरेक्ट करेंगे, उनको दिशा निर्देशन देंगे ना कि हाँ इस तरीके से काम करना चाहिए। तो डायरेक्टिंग में क्या होता है? उनको गाइड करना, उनको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन भी होता है। कोऑर्डिनेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। संस्था के व्यक्तियों के बीच तालमेल बैठाना। अगर कोई संस्था है उनमें सब आपस में गुस्सा चल रहा है, ठीक है, बोलना ही नहीं है एक दूसरे से, तो फिर कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा नहीं होगा तो वो संस्था ढंग से काम नहीं करती है। इसीलिए आपस में व्यक्तियों के बीच में फ्रेंडली माहौल हो और अच्छा नेचर बना रहे, तो इसके लिए तालमेल बैठाना ये प्रबंधन का एक कार्य हो जाता है। निरंतर कंट्रोल करने के कुछ स्टेप्स होते हैं। इसमें कंट्रोल किया जाता है कोई सिचुएशन है उसको लेकर के, या कुछ भी गड़बड़ी चल रही है, यहाँ पे इस्टेब्लिशिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सबसे पहला स्टेप आता है कंट्रोलिंग में, कि सबसे पहले आप मानकों को, जो आपको स्टैंडर्ड आपकी संस्था के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ स्टैंडर्ड को आपको सेट करना होगा, ठीक है। फिर आपने जो वहाँ संस्था में कार्य हुआ है वो एक्चुअल परफॉर्मेंस को वो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना होगा कि कितने हद तक वो पहुंचा है। देन उसके अकॉर्डिंग अगर वो अच्छा, मतलब जो आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस हुआ वो उतना लेवल का नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सुधार किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं 3 स्टेप किसके? कंट्रोलिंग के, कि सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड को सेट करते हैं, देन कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, देन हम लोग करेक्शन करते हैं जब भी आवश्यकता लगती है तो। एंड 7th है निर्णय लेना, जो कि मैंने बताया भी था कि डिसीजन मेकिंग इज़ द कोर ऑफ मैनेजमेंट का मूल होता है। तो इसके 6 स्टेप है। सबसे पहले डिसीजन लेने के लिए समस्या की तो आप पहचान करोगे, पहले तो आप समस्या ही ढूंढ लो, समस्या ढूंढ लिया फिर उसका विश्लेषण करेंगे,
कि हाँ क्या थी, क्यों आई है। फिर हम क्या करते हैं कि समाधान के उस समस्या के समाधान के लिए बहुत सारे विकल्प निकलते हैं, उन विकल्पों का विकास करते हैं। फिर उन विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है वो चुनते हैं, सबसे अच्छा कौन सा है वो अल्टरनेटिव वो चुनते हैं। एंड देन निर्णय को कार्य रूप में बदल देते हैं। जो भी डिसीजन लिया उसको प्रैक्टिकली कर दिया जाता है और उसके बाद फीडबैक लिया जाता है। तो ये आई थिंक मैं इससे पहले किसी यूनिट में डिसीजन मेकिंग के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान करेंगे, देन हम विश्लेषण करेंगे, देन हम विकल्पों को ढूंढेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, और उन विकल्पों में सबसे अच्छे को ढूंढेंगे। फिर आता है कि जो आपने निर्णय लिया है उसको रूप दे देना, कार्य रूप दे देना, और फिर फीडबैक प्राप्त करना कि हाँ वो निर्णय सही है भी या फिर मतलब प्रॉपर तरीके से हुआ, या लोगों का प्रतिपुष्टि प्राप्त करना। मूल्यांकन में करते हैं। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया होती है। इसमें देखा जाता है कि जो भी कार्य किया जा रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, वो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही है या नहीं है, ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इसमें मूल्यांकन किया जाता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, जो कि लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, प्रबंधन के प्रकार, मैनेजमेंट के टाइप्स। पहला आ जाता है पार्टिसिपेटरी। देखिए मैनेजमेंट के टाइप अगर गूगल सर्च करेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे व्यक्तियों की सहभागिता के आधार पे बताया गया है कि जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं संस्था में, उनके इन्वॉल्वमेंट के अकॉर्डिंग ये जो टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट है वो दो टाइप का होता है। पहला है पार्टिसिपेटरी, दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटरी, सहभागी और असहभागी। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेटरी होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें संस्था के कार्यकर्ताओं को संस्था के निर्णय लेने में सहभागी बनाया जाता है। मतलब पार्टिसिपेटरी नाम से पता चल रहा है कि जो एक संस्था है उसमें केवल प्रबंधक ही निर्णय नहीं लेगा, बल्कि लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होता है निर्णय लेने में, ठीक है। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो प्रबंधन के ही हाथ में, प्रबंधक जो मैनेजर है उसके हाथ में ही होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पार्टिसिपेटरी में सबको निर्णय लेने की प्रक्रिया में उस प्रोसेस में भाग बनाया जाता है, लेकिन अंतिम रूप से निर्णय प्रबंधक ही लेगा, वही जवाबदेही मतलब वही उसके प्रति जवाबदेह होगा जो उसने डिसीजन लिया है। अब इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी, 1920 में हुई थी, मानव संबंध आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, मानव संबंध आंदोलन के दौरान हुई थी। एंड द नेक्स्ट जो टाइप है मैनेजमेंट का वो नॉन पार्टिसिपेटरी है। इसमें सारे निर्णय अकेले प्रबंधक लेता है। इसमें जो कार्यकर्ता है मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दिया जाता, वो जो लोग हैं उनको पार्टिसिपेशन का कोई भी मौका नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, उनमें कोऑर्डिनेशन अच्छे से नहीं होता है और फ्रेंडली चीज़ें नहीं बनी होती हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी इसकी बुराइयां हैं। तो वो आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि अगर सीधी सी बात है, सारा वो एक तानाशाही वाला मैंने बताया था ना, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट टाइप में, उस तरीके से एक ही के हाथ में सब कुछ है, वही सब देख लेगा, तो वो चीज़ गलत होती है। जबकि तो आई होप आपको ये चैप्टर ईजी लगा होगा, मुझे इतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा। और ये रही बात स्टेप्स की, तो इसे आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे ना तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि हाँ ये स्टेप है। और ये जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के भी इजी है कि हैरोल्ड और मैरी पाकर की डेफिनेशन सेम है, बस इसमें ऑर्गेनाइज ग्रुप लग गया है। और हेनरी फेयोल वाली में तो जितने भी हमने पढ़े हैं अभी, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, वो सब आ जाता है। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक एंड कॉमेंट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।